दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी दिल नादां। कुछ दिन रूठे हुए दोस्त जैसे लगते हैं, अपने होते हुए भी तल्ख और बहुत दूर। ऐसा ही दिन था आज। हर रविवार की तरह स्टूडियो से कुछ जल्दी लौट आया था। रविवार की शाम यानी एक छोटी सी ड्राइव, फिर एक एक्स्ट्रा डार्क कॉफ़ी और पुराने वाले कलेक्शन से कुछ गज़लें। बड़ी भली लगती थी ये तन्हा शामें, जैसे महबूबा हों। हर मौसम की, हर रास्ते से लेकर तंग गलियों तक की हमसफ़र। वैसे अपनी 38 साल की जिंदगी में किसी हमसफ़र की न मुझको आदत रही है न ज़रूरत। बहुत से लोग आए, बहुत से अच्छे दोस्त बने, बहुत सी लड़कियों से मैंने इश्क के दावे किए, पर थमा नहीं कभी। न खोने के बाद कभी मुड़कर उनको याद किया। मगर इस बार ये क्या हो गया था मुझे? सामने मेज पर रखा उस लड़की की शादी का कार्ड मुझे घूरता हुआ सा क्यों लग रहा था? क्यों मन कर रहा था कि फूट फूट कर रोने लगूं, आवाज लगा दूं उन सारे लोगों को जो मुझे अपना समझते थे, जो कभी रोए थे मेरी वजह से, मेरे लिए। जब जिंदगी बेरुखी से पेश आने लगती है तो अक्सर वो चेहरे याद आते हैं जिन पर तकलीफ की लकीरें हमने बोई थीं, जिनकी आंखों को आंसुओं के सैलाब हमने परोसे थे, और भूल गए कि प्रेम हो या नफरत, जो भी हम दूसरों को देते हैं वो कभी न कभी लौटकर हम तक जरूर आता है। मैं उठा और फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पिया। फिर वापस हॉल में आकर उसी कार्ड पर नजरें अटक गईं। जाऊं या ना जाऊं? मन दो सवालों में उलझा पूरी रात जागता रहा। मैं एक तरफ था और मन दूसरी तरफ। अगली सुबह ने फैसला मन के पक्ष में सुनाया। मैं गाड़ी में था, निकल चुका था कार्ड में दिए पते की तरफ, उसके शहर की तरफ। अर्नव, आप इतने चुप क्यों रहते हो? कभी कभी मैं आशी के साथ ड्राइव पर जाता तो यही पूछती थी वो, क्योंकि मैं अपनी आशी की बातें सुनना चाहता हूं। मैं कहता तो उसकी आंखें किसी रोशनी के सोते की तरह चमक उठती थीं, फिर खिलखिला कर हंसती, बच्चों जैसी निश्चल हंसी, जैसे कोई नदी पांवों को गुदगुदाती हुई बह रही हो। पिछले 2 सालों से हर पहर याद करता था उसे। कभी मार्केट में उस उम्र की कोई लड़की दिखती तो उसका चेहरा नजर आने लगता, उससे मिलती जुलती हंसी सुन जाती तो हर बार पलट कर देखता, बिल्कुल पागलों की तरह हर तरफ तलाश कर रहा था उसे। और आज जा रहा था उसके शहर, उसकी शादी में, बिल्कुल एक औपचारिक मेहमान की तरह। वो हवाओं जैसा था, बेपरवाह और बेबाक। न उसकी खुशी में कोई झिझक दिखती थी, न उसके उदास होने में कोई झिझक। छोटी सी बात पे खुल के हंसती और जरा सी बात पर आंसू बहाने बैठ जाती, मगर झट से किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी। उसके तय किए हुए दायरे थे, उसकी खुशियों के, उसकी उदासियों के दायरे। जिसे चाहती उसे इजाजत देती इन दायरों को लांघकर साथ में मुस्कुराने की, और जिसे चाहती उसे नकार देती। यही अदा, यही आदत तो चुभी थी मुझे। दरअसल मेरे ईगो को चुभी थी। मेरा आर्ट स्टूडियो कला को चाहने वालों के लिए बहुत अजीज था। मैं खुद भी, अर्नब मेहता, द मोस्ट फेमस एंड सक्सेसफुल आर्टिस्ट, खुद को भी इसी तरह पुकारता था। सफल होने का गुरूर कब मेरी आदत ही बन गया था, खुद मैं भी नहीं जान पाया। बैचलर था मगर शौक से। लड़कियां बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाती थी मुझसे सीखने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स में से ज्यादातर लड़कियां तो आती ही इसलिए थीं कि मुझसे मिल सकें। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमको इस अटेंशन की, लोगों के लिए इस तरह खास बन जाने की आदत सी पड़ जाती है। खुद उनके लिए खास बन जाना, पर उन्हें बिल्कुल साधारण समझते रहने की आदत। मुझे भी यही लत लगी थी। बहुत सी लड़कियों को डेट करता था, प्यार के दावे करता था, मन से लेकर देह तक हर अधिकार ले लेता था उनसे। फिर जब मन भर जाता तो आगे बढ़ जाता। सच कहूं तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उनके दुख से, उनकी इस छोड़े जाने की पीड़ा से, पीड़ा जो सबसे भयानक होती है। मगर 25 साल की वो लड़की आशी, उसे मेरे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले दिन मेरी गैलरी में आई तो मैं सबके साथ उसे भी सिखाने लगा। कई बार उसके पास से गुजरा, बिल्कुल उसके कैनवस पर उसको सिखाता रहा, मगर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। फिर उस रोज एक लड़की को कहते हुए सुना था मैंने, यार आशी, ये अर्नब सर कितने हैंडसम है ना।
उसने बिना कैनवस से नजरें हटाए हुए कहा। सिर्फ तूने नोटिस किया है? तुझे तो देखते भी हैं वो। आई डोंट केयर यार, वो बेपरवाही से बोली थी। रियली? हाँ यार, मुझे आर्ट से मतलब है, मैं वो सीखने आई हूँ। उनकी जगह कोई और होता तो भी यही करती। और इतना सुनते ही एक गुरूर से भरे आदमी के लिए वो भीड़ से अलग हो गई थी। मेरा अगला मकसद बन गई थी वो बेबाक लड़की आशी। समय आईने खोजता है, आईने जिनमें हम अतीत का हर लम्हा और हर लम्हे में अपना जिया देख सकें। मैं यही कर रहा था। पिछले 2 घंटे से गाड़ी चलाते हुए 20 बार FM चैनल्स बदल चुका था। गुलाम अली से लेकर जगजीत सिंह तक हर किसी के बोल चुभ रहे थे मुझको, जैसे हर गीत, हर गजल मेरे ही मन को बयां करने के लिए लिखी गई हो। अंत में झुंझलाकर मैंने FM ऑन कर दिया। अब हवा की तेज रफ्तार के सिवा और कोई आवाज नहीं थी मेरे इर्द गिर्द। शहर आते, गांव आते और भागते हुए गुजर जाते, मगर मैं हर उस पल से दोबारा गुजर रहा था जो मैंने आशी के साथ बिताया था। वो दिन जब मैं उसके करीब आने की कोशिशें किया करता था। हे आशी, नाइस वर्क, यू आर ग्रेट लर्नर। एक रोज मैंने उसकी बनाई एक पेंटिंग को देखकर कहा था। पेंटिंग सच में खूबसूरत थी, उसकी पनियाली आंखों की तरह। थैंक यू सर, वो मुस्कुराकर बोली। तुम अर्नव कह सकती हो, मैंने कहा तो वो थोड़ी असहज हो गई। चेहरे पर झूमते अपने बालों को कान के पीछे थमाते हुए कैनवस की तरफ मुड़ गई। कॉफी? शाम को चलें? मैंने फिर किसी रोज उससे पूछ लिया। थैंक्स, पर मुझे घर जल्दी जाना है। वो पहली लड़की थी जो मेरी कोशिशों को, मेरी पहल को यूं नजरअंदाज कर रही थी, पर मैं कहाँ रुकने वाला था। उसकी ना को हाँ में बदलना मेरे लिए एक मिशन बन चुका था। हाँ, वो लड़की एक मिशन बन चुकी थी मेरे लिए, और मैं किसी मजबूत योद्धा की तरह लगातार कोशिशें किए जा रहा था। उसके इर्द गिर्द ढेर सारा वक्त बिताता, उसके हाथ रंगों में डूबे होते तो पानी का ग्लास उसके मुंह से लगा देता। कभी अपने साथ उसके लिए भी लंच में कुछ ऑर्डर कर देता तो कभी शाम को उसे घर तक छोड़ने की जिद करने लगता। उसकी ना भी छोटी छोटी हाँ में टूटने लगी थी। अब मैं छुट्टी के दिन उसे कई कई बार टेक्स्ट करता। कहाँ हो? क्या कर रही हो? तुम्हारी हंसी को मिस कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे ही कई मैसेज जो उसकी फिक्र जताते थे। देखते ही देखते 3-4 महीनों में वो मुझे अपना दोस्त समझने लगी थी। अच्छा दोस्त, जिसे वो अपने मन की बातें बेहिचक बता दिया करती थी, जिसके साथ निश्चिंत होकर शाम को टहलने निकल जाती थी और जिसके कंधे पर सर टिका देना उसे असहज नहीं करता था। वो दिसंबर की कोई शाम थी। हम स्टूडियो के बाद लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए थे। एक शांत सड़क पर मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और पूछ लिया था उससे, मेरे साथ लाइफ की सबसे लॉन्ग ड्राइव पे चलोगी? शादी करोगी मुझसे? वो एकटक मुझको देखती रही, एकदम खामोश और शांत नजरें। इश्क करने की ही नहीं, कबूलने की भाषा भी कुछ अलग ही होती है। यह उसी दिन जाना था मैंने। किसी से इश्क करने के लिए रूह का पाक होना बहुत जरूरी होता है, वरना आसान कहाँ होता है दूसरों की हंसी को अपने मुस्कुराने की वजह बना लेना, उसके सुकून की कीमत अपने लिए बेचैनियां चुनकर चुका देना, अपनी भरी पूरी जिंदगी में खालीपन पैदा कर लेना ताकि उसकी मौजूदगी को उतारा जा सके अपने भीतर। बिल्कुल ऐसी ही पाक और मासूम थी वो। अर्नब, तुम इतने डार्क शेड्स क्यों यूज करते हो? वो मुझे कुछ पेंट करते देखती तो अक्सर पूछ लेती थी, क्योंकि मुझे पसंद है डार्क कलर्स, डार्क मूवीज, डार्क कॉफी और क्या? वो मेरी शरारत जरा भांपते हुए पूछती। और मेरी डार्क लाइफ में किसी रे ऑफ लाइट की तरह आई तुम, मैं कहता और रंग में सनी अपनी उंगली उसकी नाक पर टिका देता। अर्नब, वो पहले तो झुंझलाती और फिर अगले ही पल गंभीर होते हुए कहती, तुम बदल तो नहीं जाओगे ना कभी? सब कहते हैं तुम। मैं खींच कर उसे अपने करीब लाता और अपनी बाहों में भर लेता। सब जो कहते हैं वो सबके लिए है, तुम उनमें नहीं आती। तुम अलग हो आशी, आई लव यू सो मच। और फिर उसका माथा चूम लेता। वो जैसे पिघल जाती, मेरे उन झूठे लम्हों को सच मान बैठती थी। यही तो चाहता था मैं, उसे अपनी लत लगाना, उसे अपने प्यार में गिरफ्तार कर लेना।
मुझे लगता था कि प्यार में सख्त से सख्त लोग कुछ कमज़ोर हो जाते हैं, शायद थोड़े बेवकूफ़ भी। आशी बेवकूफ़ ही तो हो गई थी मेरे उस प्यार में, जो दरअसल प्यार था ही नहीं। कितनी ही शामें मैं उसके साथ अपने घर पर बिताने लगा था। जरा सा करीब आकर उसका माथा चूम कर उसे रात भर रुकने की गुजारिश करता और वो मान भी जाती। मेरी कोई भी बात टालना जैसे उसे आता ही नहीं था। कैनवस के सामने खड़ी होकर मुझे कॉफ़ी तक के लिए ना करती आशी, भीड़ में खड़ी होकर मुझे ख़ास समझने से इनकार करती आशी, अब मेरी बाहों में मेरे बिस्तर पर थी और ये मुझे सुकून देता था। अब वक्त अगली पारी का था। उस दोपहर बहुत हड़बड़ाहट में वो मेरे कैबिन में आई। अर्नब, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी तुमसे। अभी नहीं, मैं बिजी हूँ, मैंने तल्ख आवाज़ में कहा। सॉरी, पर बात बहुत ज़रूरी है। बोला ना मैं बिजी हूँ, समझ नहीं आता तुमको? और तुम बिना मेरी परमिशन के अंदर कैसे आई? गेट आउट, मैंने खूब जोर से चिल्लाते हुए कहा। गैलरी में मौजूद हर शख्स उसे गौर से देख रहा था और वो मुझे शायद तलाश रही थी, उस इंसान को जिससे वो सच्चा प्यार करती थी। और मैं उसके गालों पर लुढ़कते आंसुओं में अपने अंदर के उस मगरूर इंसान को मुस्कुराते हुए देख रहा था, शायद हंसते हुए खूब जोर जोर से, किसी शैतान जैसी हंसी। कुछ लोग सुंदर मौसमों जैसे होते हैं, कोमल वसंत या फिर गुलाबी सर्दियों जैसे। भले ही इन्हें जीते हुए इनकी अहमियत न समझ पाए, मगर बीतने के बाद बहुत खलती है इनकी कमी। आशी इन्हीं मौसमों जैसी थी, लू के थपेड़ों में याद आती सर्दियों की ओस जैसी। कितनी कोशिशें की थीं उस मासूम नादान लड़की ने मुझे अपनी जिंदगी में रोकने की। मैं स्टूडियो पहुंचता तो वो मुझे मेरे कैबिन के बाहर खड़ी मिलती, कभी उदास तो कभी एक फीकी सी हंसी लिए। मैं ऐसे नजरअंदाज करके गुजर जाता जैसे वो वहां हो ही नहीं, मगर उसके इश्क की तरह उसकी कोशिशें भी ईमानदार थीं। मुझे 30 मिनट के भीतर 40 मिस्ड कॉल दे देने में भी उसको छोटा महसूस नहीं होता था। मेरे लाख चिल्लाने पर वो, अर्नब हुआ क्या है, अर्नब प्लीज डोंट डू दिस, कहती हुई मेरे पीछे चली आती थी। सच्चा इश्क शायद ऐसा ही होता है, अंदर के अहम को, मैं को खत्म कर देने वाला। मगर मेरा अहम तो और बढ़ गया था उन दिनों। किसी जीत जैसे लगते थे मुझे उसके आंसू, उसका मुझे मनाते हुए मेरे पीछे घूमना, ये जताना कि वो मेरे बिना जी नहीं सकती। करीब 2 महीने वो ऐसे ही तड़पती रही, किसी पंख कटे परिंदे की तरह, और फिर एक दिन गायब हो गई मेरे स्टूडियो से, मेरी जिंदगी से। कुछ दिन तो लगा यूं ही नहीं आई होगी, फिर न जाने कब उसका चेहरा देखे बिना निकला दिन मनहूस लगने लगा था और कब शामें सूनी। मैं तलाशने लगा था उसे। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मुझे उसके इर्द गिर्द होने की आदत हो गई थी। उसके घर भी गया, ताला लगा था वहां। पड़ोसियों ने बताया शहर छोड़ दिया। क्या इतने गहरे, इतने कड़वे होते हैं इश्क में मिले जख्म, इश्क में मिले धोखे के पूरा शहर बेगाना लगने लगे? शायद हाँ, और ये जख्म, ये धोखे मैंने दिए थे उसे। अब याद आती थी वो, मेरे बाल सहलाती हुई, मेरी सॉल्ट पेपर दाढ़ी पर अपने गाल रखती हुई, मुझसे कभी न बदलने के वादे मांगती हुई, मेरे चुने रंगों को, मेरी पसंद के गीतों को अपनी आदतों में शुमार करती आशा याद आती थी मुझे। पूरा 1 साल बीतने को था। मैं अब न उतना मशहूर रहा था, न कामयाब। अपने काम पर ध्यान टिका ही कहाँ था। चाहता था कि वो लौट आए, उसके पैरों में पड़कर उससे माफी मांग लूं, कह दूं उससे कि नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बगैर। तुम और तुम्हारा प्यार जीत गए, मैं हार गया, मेरा अहम हार गया आशी। मगर ये मेरे अहम को मंजूर नहीं था। देखता था सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें, उसकी ब्राइट कलर्स वाली पेंटिंग्स, पर न कभी मैसेज कर पाया न कॉल। पर वो शायद अब भी बहादुर थी, तभी तो बुला रही थी अपनी ही शादी में अपने ही पुराने प्रेमी को। हारे हुए लोग अक्सर वो मौके तलाशते हैं जिनमें जीतने वालों की आंखों में भी अपने ही जैसी कोई उदासी खोज सकें। मैं यही इरादा लिए तो गया था उसकी शादी में। देखने गया था कि क्या वो बहती नदी के स्वर जैसी हंसी वाली लड़की झील सी होकर थमी होगी या फिर बहने लगी होगी उतनी ही लापरवाही से। मैं चाहता था एक शिकन, एक टीस उसके चेहरे पर भी दिख जाए,
मुझे वो आशी दिख जाए जो मेरे प्यार में बदलकर कुछ और हो गई थी। मैं कार्ड में दिए पते पर पहुंच गया। कोई बड़ा मैरिज गार्डन था, रोशनियों से सजा हुआ, शहनाइयों के शोर से गूंजता हुआ। भीतर गया तो कुछ दूर चलकर कदम थम गए। मुझसे कुछ मीटर की दूरी पर स्टेज था और स्टेज पर अपने गले में झूलती वरमाला संभालती हुई, मुस्कुराती हुई आशी। मेरा मन हुआ वापस लौट जाऊं, मगर लौटना भी आसान नहीं होता। मैं स्टेज की तरफ बढ़ रहा था और मन उतने ही कदम पीछे। मुझे याद आ रहा था हर वो पल जिसमें उसने मुझे टूट कर चाहा था। जैसे ही स्टेज पर चढ़ा, आशी ने मेरी तरफ देखा। अरे अर्नव, आप आओ ना, मुझे तो लगा आप आओगे ही नहीं, वो चहकते हुए बोली और फिर अपने पति को मेरे बारे में कुछ बताने लगी। मैंने सोचा था शायद मेरी ही तरह उसकी आंखों का भी कोई किनारा नम होने लगेगा, पर वो तो। मैंने अपनी भीगती आंखें छुपाने की कोशिश की और बोला, तुमने बुलाया था तो आना ही था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाहता था वो कह दे कि नहीं, मुझे नहीं था यकीन कि तुम मेरे बुलाने पे चले आओगे। अर्नब, तुम नहीं आए थे जब मुझे जरूरत थी। आना तो दूर, तुमने मुझे भी निकाल फेंका था अपनी जिंदगी से। जरा भी अंदाजा है तुम्हें कि कितनी तड़पी थी मैं? और भी न जाने कितनी शिकायतें थीं जो मैं चाहता था कि वो करे मुझसे, मुझ पे इल्जाम लगाए, मुझे धोखेबाज कहे कि मैं वादे तोड़ देता हूं, पर नहीं, उसने कोई शिकायत नहीं की। गैरों से कहाँ की जाती हैं शिकायतें। मैं स्टेज से उतरने की सोच रहा था कि कैमरामैन ने मुझे फोटो के लिए आवाज लगाई। आओ ना, आशी भी बोली। मैं उसकी कुर्सी के जरा करीब हो गया। सर स्माइल प्लीज, और थोड़ा पास हो जाइए, कैमरामैन खींचते हुए बोला। मैं उसके जरा और करीब हो गया। बहुत कठोर था ये पल। उसके इतना करीब होकर भी कोसों दूर खड़ा था मैं। सॉरी आशी, हो सके तो मुझे माफ, मैंने हौले से कहा, जैसे उससे नहीं खुद से कह रहा था। अर्नब, जरूरत नहीं है इसकी, वो बोली। मैं अतीत बहुत पीछे छोड़ आई हूं, आपको भी। मैं एकटक उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। सच में, उसने फिर कहा, जैसे जानती हो कि मेरे लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। मैं स्टेज से नीचे उतर गया। वो मंडप पर बैठी तो एकटक उसे देख रहा था, सुन रहा था उसकी हंसी, मंत्रों की आवाज, शहनाई की गूंज। मेरा अहम आज बहुत छोटा पड़ गया था आशी की फिर जीना सीख लेने की कला के सामने। मैं बेसुध सा एक कोने में खड़ा रहा। हर पल एक आवाज धीमे से मेरे कानों में फुसफुसाती रही। इश्क में लोग कमजोर नहीं होते, ना ही बेवकूफ, बस थोड़े नेक दिल हो जाते हैं और शायद बहुत समझदार भी। बस इतनी सी थी ये कहानी।